इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 जो नवंबर 2025 में हुआ था उसके एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस। इस टॉपिक से 8 क्वेश्चंस आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस आप लगा लो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा बेयर एक्ट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम उससे भी आते हैं जो नया वर्जन है, ठीक है। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हेल्पफुल हो तो हाइप कर देना। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई अदर चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री, ओके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के लिंक, पीडीएफ, पीवाईक्यूज के सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम, ठीक है। सिलेबस देखोगे, सिलेबस ये लेटेस्ट है, इसमें अभी भी पुराना वर्जन भी इंक्लूडेड है। तो एविडेंस एक्ट पुराना और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए दोनों हमें पढ़ने हैं। इससे अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस आते हैं, ओके। ऑलरेडी हम 2014 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज कवर कर चुके हैं। अब देखोगे यहाँ पे ये 4 वीडियोस हैं जिसमें हमने डिटेल में 2014 से 2024 के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज जो हम करेंगे वो 2025 के क्वेश्चंस हैं। ये सेम प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। उसमें ये आज का वीडियो भी ऐड हो जाएगा ताकि आपको एक ही जगह पे एविडेंस एक्ट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं पिछले 11 साल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, When is a confession made by a person in police custody admissible under the BSA? तो पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन बीएसए के कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपको, ना कि ओल्ड एविडेंस के, क्योंकि सेक्शन चेंज होते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है व्हेन इज अ कन्फेशन, कोई भी कन्फेशन अगर किसी इंसान ने किया है, कहाँ पे किया है? पुलिस कस्टडी में, ठीक है। एडमिसिबल कब होता है? ऑप्शंस हैं ओनली इफ इट इज मेड वॉलेंट्री इन राइटिंग, यानी अपनी मर्जी से राइटिंग में दिया था। ऑप्शन बी ओनली इफ इट इज मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया गया था। सी ओनली इफ इट इज सपोर्टेड बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस उसे सपोर्ट कर रहे थे। या फिर डी ओनली इफ इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर द चार्जशीट इज फाइल, चार्जशीट के फाइल होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। तो ध्यान रखना, अब आपने बेसिक पढ़ा है, पुलिस कस्टडी के केस में क्या होता है आपको ये देखना है। इंडेक्स के थ्रू जाओगे, बेसिक्स पढ़ के जाओगे तो और जल्दी कर पाओगे। ये कुछ चीजें जो पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाती हैं। हम इंडेक्स देखेंगे, हमें इंडेक्स में एडमिशन वाला एक हेडिंग दिखेगी, तो इतना तो समझ में आ रहा है उसके अंडर कहीं आएगा। यहाँ पे कन्फेशन पुलिस ऑफिसर प्रेजेंस दिख रहा है, तो आपको अंदाजा लग गया इन सेक्शंस के आसपास ही आंसर है। सेक्शन 26 में देखोगे क्लियरली आंसर दिया है, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। हमसे पूछा है कि कब एडमिसिबल हो सकता है अगर पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया है, तो नॉर्मली तो नॉट टू बी प्रूव्ड। नो कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नहीं प्रूव होता अनलेस, अब ये हमारा आंसर है, इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। तो बेसिकली पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन नहीं माना जाता है अनलेस वो किसी मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में ना दिया गया हो। तो आंसर इज बी। अब ये क्वेश्चन इजी था, अगर आपने बेसिक बेयर एक्ट का पढ़ के गए हो, रिविजन करके गए हो इंडेक्स का, तो आप इजीली इसे कर सकते हो। If you want, do leave a comment. I'll bring up a series on quick Bear Act rapid revision. I am thinking of doing it, but only if it is required. ठीक है। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बीएसए पर्टेन्स टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अब ये बिल्कुल 30 सेकंड में सॉल्व होना क्वेश्चन है कि इंडेक्स में इन 4 में से कोई एक सेक्शन होगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 38, 39, 36 या 46। हम बीएसए के इंडेक्स में जाएंगे, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बीएसए से रिलेटेड है, नॉट एविडेंस। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और ये जितना जिस तरीके के दिए हैं देख के समझ में आ रहा है कि ये इलस्ट्रेशंस हैं। अगर आपने बेयर एक्ट देखा है तो बहुत सारे सेक्शंस में क्या होता है, आपको बेयर एक्ट का सेक्शन दिया होता है, उसके नीचे इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल दिए होते हैं कि इस टाइप की सिचुएशन में क्या होगा आपको समझाने के लिए। तो ये सिचुएशंस पढ़ के आ रहा है कि ये कहीं से इलस्ट्रेशन ही उठाए हैं बेयर एक्ट से। पहला क्या दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी, तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग में for the delivery of indigo upon certain terms, ठीक है। The contract mentions the fact that B has paid the A the price of other indigo contracted for verbally on other occasion। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात क्लियरली मेंशन है कि बी ने ए को पैसे दे दिए हैं, वर्बली कहीं बात हुई थी दूसरे ओकेजन पे, ठीक है। ओरल एविडेंस ऑफर किया गया कि कोई भी पेमेंट नहीं की गई है इंडिको की, तो ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं। पहली बात तो ध्यान रखो, क्वेश्चन में पूछा है कि बीएसए के हिसाब से इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमें इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 रुपीज ऑन 1 मार्च 2023। ए ने एब्सोल्युटली राइटिंग में बी को अग्री किया कि वो उसे 1000 रुपए देगा इस तारीख को। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम एन ओरल अग्रीमेंट वॉज मेड
that the money should not be paid till 31st March can be proved. सेम टाइम उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट किया कि पैसे जो है 31st तक नहीं देने हैं, ठीक है, तो ये प्रूव किया जा सकता है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी, A enters into a written contract with B to work certain mines, the property of B, upon certain terms. Okay. A was induced to do so by a misrepresentation of B as to their value. This fact may be proved. तो A ने B के साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सर्टन माइंस पे काम करने के लिए जो B की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और ये सर्टन टर्म्स पे एग्री किया, पर एक के सामने मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया उसकी वैल्यू को लेके, तो ये बात प्रूव की जा सकती है। ऑप्शन डी, ए ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम बी बाय अ लेटर इन विच नथिंग इज सेड एज फॉर टाइम ऑफ पेमेंट। ए ने बी से कुछ सामान मंगाया एक लेटर के थ्रू जिसमें टाइम ऑफ पेमेंट को लेकर कुछ भी नहीं लिखा है, एंड एक्सेप्ट्स द गुड्स ऑन डिलीवरी, और सामान वो एक्सेप्ट कर लेता है जब डिलीवर होते हैं। बी स्यूज ए फॉर द प्राइस, बी स्यू करता है ए को कि भाई पैसे नहीं दिए। ए में शो दैट द गुड्स वर सप्लाइड ऑन क्रेडिट फॉर अ टर्म स्टिल अनएक्सपायर्ड। ए दिखा सकता है ये बात कि गुड्स जो है क्रेडिट पे, यानी पहले पैसे नहीं दूंगा बाद में दूंगा, एक अनएक्सपायर्ड टर्म के क्रेडिट पे दिए गए थे उसे। अब इसको हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ ओरल एग्रीमेंट और रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में है। तो सबसे पहले आंसर है हमारा बी, बी यानी इनकरेक्ट है। क्यों? सेक्शन 95 देखोगे, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। अब हम यहाँ पे कैसे आए? देखो यहाँ पे क्लियरली ओरल एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो बैराक में हमने देखा ओरल एग्रीमेंट की डिस्कशन कहाँ पे है, तो क्लियरली ये सेक्शन इंडेक्स से देखोगे पता चल जाएगा बात कर रहा है। और इसमें क्लियरली लिखा है व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी or any other matter be reduced to the form of a document have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted। पूरी डिटेल दी है। इलिस्ट्रेशन में आओगे क्लियरली देखोगे कि ए ने एब्सोल्युटली एग्री किया बी को कि वो 1000 रुपए देगा इतनी तारीख को। सेम टाइम ये फैक्ट कि एक ओरल एग्रीमेंट भी हुआ उसी टाइम कि 31 तक पैसे नहीं देने, ये प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी आपने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ये कॉमन सेंस में भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि अगर हमने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि 1 तारीख तक पैसे देने हैं, फिर वर्बली मैं बोल दूं अरे कोई बात नहीं 31 तक दे दो, कैसे प्रूव करोगे? लिखित में है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो इधर वे बी गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही है। बाकियों को अगर देखें तो देखो सेक्शन 94 बाकी 3 स्टेटमेंट्स के लिए क्लियर है यहाँ पे कि एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि जब कोई टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस कर दिए गए हैं, इन ऑल द केसेस एक्सेट्रा, डिटेल में आप यहाँ पॉज करके पढ़ लेना। नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, सेकेंडरी एविडेंस एक्सेट्रा। इलस्ट्रेशंस मेनली देखते हैं हम यहाँ पे, ये पूरी डिटेल पॉज करके ध्यान से पढ़ना, ये अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखो क्लियरली क्या दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी की डिलीवरी होगी टर्म्स इंडिगो की इन टर्म्स पे। कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट कि बी ने ए को पैसे दे दिए हैं, ठीक है, वर्बली ऑन अनदर ओकेजन। ओरल एविडेंस ऑफर किया जा रहा है कि कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये एडमिसिबल है भाई। अगर वो कह रहा है कि मैंने पैसे दे दिए हैं पर बाद में प्रूव हो रहा है, बट बाद में ये ओरल एविडेंस ऑफर किया जा रहा है कि यार कोई पेमेंट नहीं हुई थी, तो वो एविडेंस एडमिसिबल है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ए हमारा आंसर नहीं है। सिमिलरली इसी का दूसरा इलस्ट्रेशन था, ये देखो यहाँ पे आपको दिया है। अब ये इसमें एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, मान लो आपको लॉजिक नहीं भी समझ में आ रहा है बट आपने देख लिया इलस्ट्रेशन, वर्ड टू वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे सही, तो आपको पता है सी करेक्ट है तो आंसर नहीं है, डी करेक्ट है आंसर नहीं है, डायरेक्टली उठाओ जो आंसर है और आगे बढ़ो। एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो देखो डी भी आपको यहाँ दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है। वी आर डिस्कसिंग करेंटली कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है। बाकी थ्योरी भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस केस में क्या पे कहाँ पे एडमिसिबल है। ये हम पिछले 4 या 5 पार्ट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इस पे पहले भी क्वेश्चन आया है तो उसे जरूर देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन कैन फैक्ट्स दैट आर अदरवाइज इररिलेवेंट बी कंसिडर्ड रेलेवेंट। अब ये देखो एविडेंस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, कब ऐसा होगा कि वो फैक्ट जो वैसे तो इररिलेवेंट है पर रेलेवेंट माना जा सकता है। ऑप्शंस हैं व्हेन दे प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज डायरेक्टली, only when they form the part of a dying declaration, when they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact, या फिर when they are part of an admission made in writing। इसका करेक्ट आंसर है सी, when they are inconsistent with the fact in issue। सबसे पहले हमने इंडेक्स देखा, इंडेक्स में सेक्शन 11 दिखता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। क्लियरली आपके क्वेश्चन आपको दिख गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन की लाइन है ये, ठीक है, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन की लाइन है, तो हमें पता है सेक्शन 11 में आंसर होगा। खोला जाके वहां पे क्लियरली लिखा है कि अगर वो इनकंसिस्टेंट है इससे, तो हमें क्लियरली अपना ऑप्शन सी लिखा दिख गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What condition must be satisfied for prior evidence to be relevant under section 33 of Indian Evidence Act? वेरी इजी, एविडेंस एक्ट बता दिया, सेक्शन 33 बता दिया, उसके अंदर जाके आपको इस कंडीशन को चेक करना है कि क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर प्रायर एविडेंस टू बी रेलेवेंट। ऑप्शन है एविडेंस मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अ ज्यूरी, proceeding was between the same parties or their representative in interest, evidence must have been published in a government gazette, या फिर evidence must have been corroborated by an expert opinion। करेक्ट आंसर इज बी। सेक्शन 33 में जाके देखोगे क्लियरली ये बात यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल द डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्ट्स टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेपर्स प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। एक कोर्ट ट्रायल में डिफेंस का जो लॉयर है वो क्वेश्चन करता है कुछ कुछ पेपर्स की एडमिसिबिलिटी को लेके जो एविडेंस के फॉर्म में पेश किए गए हैं। Judge clarifies that only documents categorized as public documents under the Evidence Act can be accepted without strict proof। जज ने क्लैरिफाई किया कि वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, ठीक है, एविडेंस एक्ट के अंडर, सिर्फ उन्हीं को विदाउट स्ट्रिक्ट प्रूफ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिंपली आपसे ये सब कहानी छोड़ो, ये पूछा है विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट वुड फॉल अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसके चार ऑप्शन हैं। ड्राफ्ट अग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स, पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरनल नोट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, या फिर जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो इसको कॉमन सेंसिकल वे में भी सॉल्व कर सकते हो। इंडिविजुअल्स का डॉक्यूमेंट, किसी की पर्सनल डायरी या इंटरनल नोट किसी प्राइवेट कंपनी के, ये क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे? बट एक जुडिशियल एक्टिविटी या एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में जरूर आएगा। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इंडेक्स में देखोगे क्लियरली पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में दिया है, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which condition must be satisfied for things said or done by one conspirator to be admissible against the others under BSA? तो बेसिकली आपको कोई ये पता चल गया कि BSA से रिलेटेड क्वेश्चन है नए वाले वर्जन से। तो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर? अगर एक कॉन्स्पिरेसी में एक से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो एक कॉन्स्पिरेटर ने जो बोला वो क्या क्या चीजें, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि वो एडमिसिबल होगा बाकियों के अगेंस्ट भी? ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैज एंडेड, स्टेटमेंट मस्ट इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर्स ऑफ पर्सनल बेनिफिट, सी देयर मस्ट बी सी देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट, या फिर डी देयर मस्ट बी प्रूफ दैट ईच कॉन्स्पिरेटर पर्सनली कमिटेड द एक्ट। थोड़ा कॉमन सेंस में सोचो, मान लो बहुत जल्दी में हो, बैराक में ढूंढने का टाइम नहीं है, लास्ट के 5 मिनट है। क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के एंड होने पे जरूरी है? आप कॉन्स्पिरेसी समझ लो, षड्यंत्र होता है, ठीक है। तो अगर दो तीन लोगों ने मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी रची है और वो पहले ही पकड़ ली जाती है, ठीक है, इससे पहले वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए, तो क्या ये बात, उनका एडमिशन गलत हो जाएगा? नहीं, तब तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी एंड होने के बाद ही स्टेटमेंट दे सकते हो। तो ऑप्शन ए तो गलत लग रहा है हमें सुनने में ही। सेकंड है, स्टेटमेंट मस्ट इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर्स ऑफ पर्सनल बेनिफिट। आपके पर्सनल बेनिफिट के अनरिलेटेड मुद्दे हैं जिनका केस से लेना देना नहीं है, उससे भी हमें क्यों फर्क पड़ेगा? तो बी भी आंसर नहीं होगा। ये कब करना होता है? जब आपके पास टाइम नहीं है बैराक खोलने का, मान लो पेपर लंबा आ गया है, टाइम नहीं है, या ये क्वेश्चन आपने एंड में देखा, आप कम से कम बेस्ट चांसेस है कि गलत ऑप्शन नहीं मार्क करोगे। कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोचना, लॉ क्या है, कॉमन सेंस भी है, समाज में क्या हो रहा है उस हिसाब से सोचो। ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अभी मैं बिना बैराक के बोल रही हूँ, दिमाग से सोचो तो गलत लग रहे हैं। सी देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। ये थोड़ा सेंसिबल साउंड कर रहा है कि हाँ, कोई वजह तो होनी चाहिए ये मानने के लिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, कि हवा में बातें चल रही हैं। एंड डी देयर मस्ट बी प्रूफ दैट ईच कॉन्स्पिरेटर पर्सनली कमिटेड द एक्ट। अब इसमें सोचो, 3 लोगों ने किसी के मर्डर का प्लान बनाया या चोरी का प्लान बनाया, या जो आप बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सुनते हो कहीं पे कोई टेरर अटैक का, तो क्या वो इंसान जो उसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व था बट खुद खुद बॉम्ब फोड़ने नहीं गया था, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? वो भी तो जिम्मेदार है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने एक्ट को पर्सनली कमिट किया, पर वो भी जिम्मेदार है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत लग रहा है, तो आंसर हमें सी लग रहा है, एंड करेक्ट आंसर है भी वही। बेराक के सेक्शन 8 में देखोगे, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इंडेक्स में देखोगे क्लियरली कॉन्स्पिरेटर वर्ड देख के समझ में आएगा कि आंसर यही मिलेगा। और यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ना आराम से, क्लियरली लिखा है प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच अ पर्सन वाज पार्टी टू इट। तो रीजनेबल ग्राउंड ये प्रूव करते हुए कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में वो चीजें एडमिसिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा सही है, या दोनों सही है। और ये बीएसए का क्वेश्चन है। Under BSA, admissions are generally relevant and may be proved against the person making them, but cannot ordinarily be proved by or on behalf of that person.
तो बोला है कि बीएसए के अंडर एडमिशंस जो होते हैं जनरली रेलेवेंट होते हैं एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम। जो इंसान ये एडमिशन दे रहा है उसके भी खिलाफ प्रूव हो सकते हैं, बट कैन नॉट ऑर्डिनरली बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 दिया है, एन एडमिशन कैन स्टिल बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट if it if it relates to the existence of a state of mind or body made at or about the time when such condition existed and is supported by conduct showing its truthfulness। हम सीधे बैराक पे आते हैं, तब आप समझोगे। सेक्शन 19, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। तो ये पढ़ के समझ में आ रहा है हमारे इंडेक्स में ही कि ये सेक्शन रेलेवेंट होगा। तो क्लियरली लिखा है कि एडमिशन रेलेवेंट होते हैं एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट। जो इंसान एडमिशन दे रहा है उसके खिलाफ भी प्रूव हो सकते हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, एक्सेप्ट इन दीज केसेस, इन केसेस के अलावा। अब इसमें क्या दिया है कि जो एडमिशन है वो प्रूव हो सकता है, जो हमने यहाँ कहा था नॉर्मली नहीं हो सकता, एक्सेप्शंस में अब आएंगे। व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस of any state of mind or body relevant or an issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering it falsehood improbable। falsehood improbable का मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स है, ये बात इम्प्रोबेबल होगी, यानी ये बात सच्ची लग रही है, यानी ट्रूथफुलनेस। देखो इन्होंने फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल नहीं बोला, ट्रूथफुलनेस बोला। बहुत लोग जल्दी में पढ़ेंगे, गलत समझेंगे और सोचेंगे सिर्फ स्टेटमेंट वन ट्रू है, ऐसा नहीं है, दोनों ट्रू है। फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ कि इसका फॉल्स होना इम्प्रोबेबल है, यानी ये ट्रूथफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से यू गेट टू नो कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, वी आर डन विद द इंडियन एविडेंस एक्ट क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2025 एआईबी 20 के। इससे पहले कि हम 10 साल के ऑलरेडी 2014 से 24 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको कवर कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, चैनल पर नए हो देन डू सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, कोई भी डाउट हो आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।